खास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो सियासत में एक नई तरह की शुरुआत कर रहे हैं। ख़ास तौर से दलित मुस्लिम जो एकता है, सियासी एकता, उसके लिए नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट हैं और बहुत जुझारू लीडर हैं, यंग लीडर हैं और बड़ी मजबूती के साथ ख़ास तौर से दलितों के और मुसलमानों के हुकूक की आवाज़ उठाते हैं, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। चंद्रशेखर आज़ाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, बहुत मतलब ढीली ढीली सी आवाज़ आ रही है, क्या वजह है? जो दिल्ली का जो प्रदूषण है उसका असर है या जो मुल्क के अंदर जो सियासी प्रदूषण और नफरत की जो हवा चल रही है उसका असर है? ये भाईचारे का असर है। अगर सामने उसी सोच का व्यक्ति बैठा होता तो जवाब ऐसा ही होता। अब जो सामने बैठा है वो सोच का नहीं है, तो ये भाव अच्छे हैं जी। अगर कोई नफरत फैलाने वाला पत्रकार बैठा होता तो शायद उसे मेरी एक एक सेकंड का एहसास हो। रही बात दिल्ली के प्रदूषण की, ये चिंतनीय है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों की जान का सवाल है। और माहौल की बात है तो इस माहौल का सामना इस हल्के आवाज से नहीं हो सकता, उसका सामना करना हम लोग जानते हैं। और पार्लियामेंट हो या सड़क, उसका मुकाबला हम उसी आवाज़ में करते हैं जिस आवाज़ में बहरों को सुनाना पड़ता है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो लगातार हम लोग को काम करते रहते हैं। सबसे बड़ा मसला आज के समय में संभल का है। 24 को हुआ था, 25 को मैं संभल जा रहा था। वो अलग बात है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सरकार की इतनी चहीती है कि वो सरकार के रुख पे किसी को गोली भी मार सकती है, झूठे मुकदमा लगाकर जेल भी भेज सकती है। तो वो अपना काम कर रही है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रोका गया आपको, मतलब आपका वो दर्द भी दिख रहा था चेहरे पर भी और आपने कोशिश बहुत की। वैसी कोशिश जो है अब राहुल गांधी भी कर रहे थे जाने की, वो सब लोग, मगर रोक दिया गया। ऐसा क्या है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? राहुल गांधी ने तो ये भी कहा मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ, मैं, आप भी अकेले जाने के लिए तैयार थे। चिंतनीय है, रोज नई नई खुलासे हो रहे हैं। न्यायिक आयोग भी गया, एसआईटी की रिपोर्ट्स भी कुछ आई हैं। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का रवैया है, उसके बाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करना जनता के लिए कठिन है। और जनता नहीं, सिर्फ ये संभल की जनता के लिए नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश के नहीं, देश भर की जनता के लिए कठिन है। उनके द्वारा कहे गए किसी सच को भी जनता आसानी से भरोसा नहीं करेगी। तो बार बार चिंता ये होती है कि ऐसा क्या है जिसको छिपाया जा रहा है, ऐसा क्या है। जैसे जख्म जो हैं कुछ समय बाद भर जाते हैं, मुझे लगता है जख्म ज्यादा गहरे हैं। और जो भी जाएगा, अगर वो राजनीति से परे होकर उन जख्मों को सुनेगा तो शायद अपनी पुरजोर कोशिश करेगा इस जुल्म के खिलाफ न्याय की लड़ाई मजबूत हो। तो इसलिए जो लोग वहां पीड़ा रखते हैं उनको जाने से रोका जा रहा है। अगर मैं अपने किरदार की बात करूं, अगर मैं जाने पे आता जी तो चला ही जाता, लेकिन क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है, माहौल और ज्यादा खराब ना हो जाए उस कंडीशन में, और उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ना डाल दी जाए। उस कंडीशन में जैसा हमेशा होता है जी, जो पीड़ित होता है वही दोषी होता है। ऐसी स्थिति ना बने और हमारे लोगों को नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए अपने दिल के जख्मों को सिल के बैठा हूं। ये बड़ी अहम बात आपने की कि जो पीड़ित है उसी को कसूरवार ठहराया जा रहा है। और अब तो नया कनेक्शन भी डाल दिया, पाकिस्तान का कनेक्शन डाल दिया 9mm की। जी, मैं सहारनपुर की घटना में निर्दोष था, सारे आरोप मेरे ऊपर लगाए गए, मेरी उम्र से ज्यादा मुकदमे मेरे खिलाफ किए गए, जेल भेजा गया, हाई कोर्ट ने बेल दी। बेल में ऑर्डर में लिखा कि सब राजनीति प्रेरित है, चंद्रशेखर का कोई दोष नहीं है, इसलिए हम इनको बेल दे रहे हैं। उसके बावजूद मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के मुझे 16 महीने जेल में रहने के लिए मजबूर किया। इसलिए कह रहा हूं कि पीड़ित जो है वही दोषी बना दिया जाएगा। यही सरकार है। मैं सरकार के किरदार को, उनकी कार्यशैली को, लोगों को डराने तोड़ने के उनके इरादों को अच्छी तरह समझता हूँ। अच्छा, और क्या आज जो आपने कहा, हाँ, मुझसे पार्लियामेंट में भी ये पूछा गया था कि भाई वहां तो पाकिस्तानी हथियार जो है, कारतूस बरामद हुए, मेड इन पाकिस्तान 9mm। हाँ, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जब हमने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने गोली चलाया था, 2 दिन बाद उन्होंने सोच कर इसका काउंटर ये किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हमारे हथियार छीन ले गए थे। पुलिस के हथियार छीने गए जब बात 9mm पिस्टल की आई जी। और अब जब दोबारा से प्रयास हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान कारतूस में बरामद हुए 9mm के। अब सवाल ये है, अगर मेड इन पाकिस्तान
किसी भी तरह के कारतूस वहाँ हैं, तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पे क्या हो रहा है? सही। क्या ये देश की सुरक्षा पे बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है क्या? क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? फिर वहाँ की LIU, वहाँ की IB, वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ की पुलिस, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या मसाला कूट रहा था क्या? गरम मसाले, उनको नहीं पता क्या हो रहा है? कैसे चलाओगे स्टेट, कैसे चलाओगे डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको इतनी बड़ी घटनाओं की जानकारी नहीं? और खैर बीजेपी के राज में तो अच्छा हुआ मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन फिलिस्तीन नहीं है। सरकार का बस चलता तो ये वेपन मेड इन फिलिस्तीन भी हो सकते थे, पुलिस का बस चलता तो मेड इन ईरान भी हो सकते थे। तो यहाँ की सरकार की पहुंच पाकिस्तान तक ही है, तो इसलिए आसान है ये कि पाकिस्तान का हाँ, नाम ले दो तो फिर सारी चीजें जो है एंगल ही दूर हो जाता है, एंगल बदल जाएगा। और जो मुसलमानों के खिलाफ अगर जो गुस्सा है एक तो ज्यादा बढ़ेगा, वो फिर अगर कुछ लोगों के दिलों के तो अंदर संपैथी अभी भी थी। हमदर्दी है वो भी खत्म हो जाएगी इसके जरिए। देखो होता क्या है, हम टीवी देखते थे, टेररिस्ट दिखाया ऐसा जाता है, उसकी वेशभूषा ऐसी होती है कि उसको दाढ़ी होती है, उसने सर पे टोपी पहनी होती है, और धार्मिक जो इस्लाम को मानने वाले लोग जिस तरह की अपनी इबादत करते हैं, नमाज पढ़ना या उस तरह का नारा वो करना, तो वो उसको स्ट्रक्चर में उस तरह से फिट करते हैं कि जो जनरल आदमी है, जो बहुत कुछ नहीं जानता, वो उस वेशभूषा को देख के समझता है कि शायद ये टेररिस्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने कई तरह से इस देश की सभ्यता पे हमला किया है, और सभ्यता के आधार पे भी उनसे जिनसे राजनीतिक नफा नुकसान है। आज कई जगह से सुनने को मिलता है, महिलाएं कहती हैं हम देख के डर जाते हैं, इस तरह की वेशभूषा, इस तरह के जो शक्ल जो है ये बनाया गया है। और मीडिया का बड़ा रोल है इसमें। सारी मीडिया नहीं कह सकता, पेड मीडिया का बड़ा रोल है, जिनकी तनख्वाह लाखों रुपए में है, जिनके ऑफिस हम भी जाते हैं, 5 स्टार होटल जैसे हैं, इनके ऑफिस में कई कई हजार कर्मचारी हैं, अब उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? इतनी सुरक्षा तो शायद हम पे भी नहीं जितनी सीनियर पत्रकारों के पास है, या उसके मालिकों के पास, और जितना ऐड उनको मिलता है कई कई सौ करोड़ रुपए का। अब ये इसलिए तो नहीं मिलता कि वो सरकार की बुराई करें। अगर मैं आपको तनख्वाह दूंगा तो इसलिए तो नहीं दूंगा कि आप किसी और का काम करें। सही। मैं अगर आपको कुछ देता हूं तो उसके बदले में कुछ चाहता भी तो हूं आपसे। तो आज की मीडिया काम यह है कि सरकार के हर झूठ को सच साबित करना, और सरकार की हर कमी को उनकी सफलता बताकर जनता के सामने रखना, ये मीडिया का चरित्र हो गया। इसलिए मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा बताइए साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि चाहे वो हिमाचल हो जहां कांग्रेस की हुकूमत है, या फिर उत्तराखंड जहां बीजेपी की हुकूमत है, या फिर उत्तर प्रदेश, कोई सा भी सूबा हो, ये हिमाचल का नाम लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की एक सेकुलर पार्टी की हुकूमत है जो सेकुलरिज्म का अलंबरदार खुद को कहती है। मगर मुसलमान के हालात जस के तस वैसे के वैसे ही हैं। चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, वजह क्या लगती है? लोग जानना चाहते हैं कि मुसलमानों से पिछले 12-15 साल में या 20-25 साल में ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया, कौन सी बड़ी गलती हो गई, कौन सा कसूर उन्होंने कर दिया, कौन सा गलत कदम उठा लिया कि जिसकी वजह से हर कोई तकरीबन हर कोई उनके खिलाफ आ खड़ा हुआ है। जब मैं सच कहूँगा तो ये बगावत होगी, शायद बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे। जब सुबह मुझसे पूछा गया कि एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता को रोका गया है, आप क्या कहना चाहते हो, तो मैंने उनसे कहा, मैं 5 बार 2022 के समय में 22 और 23 स्टार्ट जी जालोर राजस्थान गया, या मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी। ट्रेन से उतरा, पुलिस ने एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया, वापस दूसरे प्लेन से टिकट कराई, जबरन प्लेन में बिठवाया, प्लेन दिल्ली। और हुकूमत थी गहलोत साहब की। मैं पूरी कर दूं बात जी। फिर मैं दोबारा गया, वहां से पकड़ा, गाड़ी में बिठाया, थाने लाए, ट्रेन में बिठाया, पुलिस के लोग साथ भेजे, दिल्ली। फिर गया, फिर पकड़ा, प्लेन से नहीं जाऊंगा, ट्रेन जाऊंगा, तो गाड़ी में बिठाया, पूरे रास्ते गाड़ी में बीमार आदमी को लेके दिल्ली। फिर गया, और जैसा मैंने कहा अगर जाने पे आ गया तो जाऊंगा, लेकिन उन परिवारों को मुसीबत में नहीं डाल सकता संभल के अपने। तो फिर गया, तो फिर पकड़ा, और फिर दिल्ली लाके छोड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि फर्क ये था कि सरकार कांग्रेस की थी। तो जब आप कोई काम करते हो तो आप दूसरे आदमी को मौका देते हो कि वो उसको दोहराए। यानी कि जब पहला दरवाजा आप खोलते हो तो आप फिर कहोगे दूसरे दरवाजे क्यों खुल गए, तो शुरुआत जब आपने की तो फिर आप किसी को कह नहीं सकते। तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में जिस तरह का सलूक मुसलमानों के साथ वहां हुआ, अगर मैं उस पर सच बोलूंगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी सेकुलर लोगों को।
2027 के जो यूपी चुनाव है उसमें भी कुछ तकलीफ हो जाएगी? और मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। तो जिनको तकलीफ होती है हो, सच ये है कि जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उसी पिच पे जाकर कांग्रेस ने कई बार खेलने का काम किया। 2024 का एकमात्र चुनाव ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में बीजेपी को मजबूर किया गया कि वो आके इस देश की जो मंडल की पॉलिटिक्स है उस पर आके अपनी बात रखे। वरना उससे पहले सभी पार्टियों ने जो स्थापित दल थे बीजेपी के पिच पे जाकर खेला और पिट कर आए। जैसे अभी इंडिया की टीम पिटी थी ना हमारी जी, रोज सोचते थे क्योंकि हम इतना प्रेम करते हैं। मीटिंग में होते, मेरे अच्छी तरह याद, इलेक्शन चल रहा था तो भी बार बार चेक करते क्या हाल है क्या हाल है। सुबह आउट होकर बैठ जाते, कभी 100 पे, कभी 125 पे, कभी 160 पे, और दूसरी टीम 300-400 की लीड लेती। तो जब हम उनकी पिच पे जाके खेलते हैं तो फिर हम पिट के आते हैं, जब हम पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई पॉलिसी नहीं होती। अब आके पहली बार मंडल की पॉलिटिक्स जिसपे हम लोग लंबे समय से बहुजन आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसके विषय जातिगत जनगणना, जिसके विषय सामाजिक न्याय, जिसका विषय आरक्षण, जिसका विषय सरकारी नौकरी, जिसका विषय है कमजोरों पे हिंसा, जिसका विषय जातिगत गैर बराबरी, जिसका विषय है सामाजिक न्याय और उसमें भी इन वर्गों की भागीदारी, इस पे आके जब खेले तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी खड़ी हुई और एक अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ तो फिर आप वहीं चले गए। मगर हरियाणा और जो महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स आए हैं, क्या लगता है वो जो फॉर्मूला था वो यहाँ फिट नहीं बैठ पाया, काम नहीं किया उस फॉर्मूले ने? तो मैंने कहा कि जब 2024 का चुनाव खत्म हुआ तो फिर अपनी उस पे चले गए, पिच पे, फिर वही उसी पिच पे जाके खेले। वही क्या मतलब, वही अडानी? बड़ा हौसला चाहिए। देखो अडानी, देखो आपको मुझे सुनेंगे लोग एक बार, 20 बार फोन पलटेंगे तो उनके सामने मेन स्ट्रीम मीडिया के 20 चैनल आएंगे। सही। और जो पूरे दिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद चला रहे हैं, तो जो दिखेगा वही बिकेगा। जितनी बार ये बात सामने जाएगी उतनी बार लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात पुख्ता होगी कि देश में क्या चल रहा है, क्योंकि मीडिया ही चलाती है, मीडिया ही दिखाती है, मीडिया ही आदमी को, अच्छे खासे निर्दोष व्यक्ति को विलन बना देती है। मीडिया ट्रायल है, और बहुत बड़े विलन को साधु बनाती है मीडिया ही। तो इसलिए उस पिच पे शायद उनके सलाहकारों ने कहा होगा कि पिच ठीक पिच नहीं। तो 2024 के जो परिणाम होने थे हो गए। अब आप इस पिच पे मत जाओ, तो फिर दूसरी पिच पे चले गए, दूसरी पिच पे गए। अब आपने अडानी के लिए कहा, अडानी पे मैं बहुत जोर जोर से बोल सकता हूँ और मेरा बस चले तो अडानी के घर के बाहर जाकर धरना कर लूँ। लेकिन मुझे ये बताओ, जिस देश में जितने % वोट लेके गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाती है, उसके लगभग लोग वोट ही नहीं करते उतने %। जैसे उदाहरण के तौर पे इस बार लगभग 65% पोलिंग हुआ जी, और 35-36% वोट बीजेपी को मिला, और ओवरऑल जो पोलिंग हुआ वो 62-65 के लगभग हुआ जी। तो 35% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया। जिन 35% लोगों ने वोट नहीं किया, ये कौन लोग हैं? और अगर ये पोल करते 99-98% पोल होता तो परिणाम क्या होते? तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात आपसे, ये जो पिच है भारतीय जनता पार्टी की, धर्म की पिच, जहां आप इस पे जाओगे वहां आप बीजेपी से मार खाकर आओगे, और मार भी ऐसी वैसी नहीं, तगड़ी, जैसी मध्य प्रदेश में खाई थी, जैसी हरियाणा में खाई थी, महाराष्ट्र में भी, और जैसी महाराष्ट्र में खाई। बिल्कुल। एक चीज इस पे मुझे कहनी है, आज मैं गिड़गिड़ा के नहीं कहूंगा कि सबको अलायंस में लेना चाहिए, करना चाहिए, वो फैसले उनके। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, मानव काशीराम साहब, उनको किसी ने रास्ता नहीं दिया, उन्होंने अपने रास्ते स्वयं बनाए। जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, हमें हराने के लिए एडी चोटी का जोर विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों लोगों ने लगाया। उस दिन हमें बात समझ आई, कोई किसी को, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो साढ़े निजबल लियो, जिसमें दम होगा वो अपने आप लेगा, कोई किसी को देगा नहीं। आज अगर हम पार्लियामेंट में हैं तो अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता, महान जनता के आशीर्वाद से, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं के संघर्ष से, और हमारे कमजोर वर्ग के एक एक पैसे की कमाई से, किसी नेता की दया पे नहीं। तो इसलिए मैं बात आपसे कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हमें भी लेते उसे भी लेते, जिसका मन हो वो जैसे मर्जी चुनाव लड़े, लोकतंत्र में सबका अधिकार। लेकिन ये गिड़गिड़ाना बंद करें, इसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए, फलाने की वजह से हार गए, ये सब ठीक नहीं है। अक्सर तो वो AIMIM या ओवैसी के ऊपर जो है वो ठीकरा फोड़ा जाता है। मैं किसी के ऊपर नहीं फोड़ रहा कि भाई वो बी पार्टी है और ये। अच्छा, आपको जो है मतलब आपने बताया, और ये बात सही भी है, उस वक्त बड़े खबरें चल रही थी कि अलायंस का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। एक बार लगा कि नहीं होंगे, फिर ये हुआ कि नहीं होंगे, और बहुत सारी वजूहात थी उसकी। सिंबल का भी शायद कोई इशू था, और
बहुत सारी चीज़ें होंगी अंदर की। फिर ये भी होता है कि नौजवान एक लीडर है, वो उभर रहा है, कैसे जो है उसको रोका जाए, वो तमाम जो है सियासत में तमाम चालें चली जाती फिर हैं। रोक क्यों नहीं लिए? वही तमाम चालें चली जाती हैं, वो कामयाब होती हैं, नहीं होती हैं, एक अलग बात है। मगर आपने कहा कि भाई अवाम ने जिताया, सारी बातें हुई और आपने अपने दम पर आगे बढ़ कर के दिखाया और शायद यही वजह है कि हरियाणा में फिर वहाँ की जो लोकल पार्टी थी, वो आई आपके पास। वैसे ही जो है कोशिश महाराष्ट्र में भी हुई। क्या उत्तर प्रदेश के जो 2027 के असेंबली इंतखाबात होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें मेरा ख़्याल कि बड़ा रोल रहने वाला है और इस बात को लेकर के अक्सर चर्चा होती है कि चंद्रशेखर आज़ाद को कोई रोकने वाला नहीं है, उनके बगैर जो है वो उत्तर प्रदेश की 2027 की सियासत अधूरी होगी। जब आप चंद्रशेखर को देखते हैं तो आपको एक आदमी दिखाई देता है कि चंद्रशेखर एक आदमी नहीं। मैं अपनी पार्टी का और संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ये सच है। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी टीम है जो फैसले लेती है। जैसे हरियाणा इलेक्शन का फैसला, उनके सामने कोई प्रस्ताव आया, उन्होंने उसको लिया और मैंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत कुछ मायने रखता है। बिल्कुल। तो जब पार्टी कोई फैसला लेगी 27 का, हम उसको करेंगे। लेकिन मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, अगले 2 साल, क्योंकि मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से है, न कांग्रेस सत्ता में, न सपा सत्ता में, न कोई और पार्टी सत्ता में है, तो हम इतनी मेहनत करेंगे कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ सकती है। जिन वोटर्स के लिए हम लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, पढ़े लिखे, बेरोजगार युवा, वो सभी जाति धर्मों के, उसमें भी अलग से SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के लिए, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इन वर्गों के लिए जिस तरह से धरातल पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसका फायदा 27 में हमें मिलेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और यही वोट है जो लगभग प्रदेश में 90% वोट के करीब बैठता है। इन वर्गों को हम लोग साथ लेकर चलेंगे, बराबर की हिस्सेदारी देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा सेकुलर दलों की तरह कि आप डर जाओ, बीजेपी आपको खा जाएगी, निकल जाएगी, आपकी जमीन हड़प लेगी, ये कर लेगी। मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ जो जुड़ेगा उसको हम बराबर की हिस्सेदारी देंगे, सम्मान देंगे, अवसर देंगे, और जो आपको खाने पीने वाली बातें हैं, उनको, उन खाने पीने वालों का इलाज करने के लिए हम लोग हैं, आप चिंता मत करो। एक बात है कि जब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो ये है कि एक जो गुस्सा और दर्द, दोनों ही चीज़ें हैं। जितना गुस्सा बीजेपी के लिए है, तकरीबन उसके आसपास ही गुस्सा जो है सेकुलर पार्टियों के लिए भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनके पास है क्या जो मैंने तो गुस्सा हो जाओ? हमारे लोग तो वोट दे के वो कर रहे थे। चलो इस देश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी के लिए 2 शब्द कह देते हैं। जिस दिन दलित मुस्लिम उनके वोटर थे और ब्राह्मण उनका नेता था, तब तक उन्होंने राज किया देश में। जिस दिन दलित मुस्लिम अलग हुए, उस दिन से तड़प रहे हैं कि राज मिल जाए, राज मिल जाए। तो हमें किसी गुस्सा नहीं, और गुस्सा करके हम कर ही क्या लेंगे किसी? ये दलित मुस्लिम एकता जो है, सियासी एकता खास तौर से, इसकी कोशिशें हुई हैं। काशीराम से भी शुरू हुई हैं, मतलब काशीराम साहब से, और फिर मायावती ने आगे बढ़ाई, और अब जो अलंबरदार हैं उसके, ऐसा कहा जा रहा है, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उसको आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये कामयाब हो पाएगी? चूँकि एक शिकायत मुस्लिम तबके की ये रहती है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो वोट देते हैं या मुस्लिम वोट ट्रांसफ़र होता है, अगर दलित कैंडिडेट भी है सामने, मगर मुस्लिम कैंडिडेट अगर है किसी भी पार्टी से, मोटे तौर पर ये देखा गया पिछले 12-15 साल में कि दलित वोट ट्रांसफ़र नहीं होता। 2019 में बड़ी पार्टियों का गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, हमने उनको समर्थन किया और सीटें वो जीते जिन पे दलित मुस्लिम बाहुल्य थे। जिन पे दलित मुस्लिम बाहुल्य नहीं थे, वो सीटें नहीं जीते। पहली बात, मैं सिर्फ दलित मुस्लिम पे काम नहीं कर रहा हूँ। दलित मुस्लिम हमारी पार्टी का आइडियोलॉजिकल बेस वोट है। हम पिछड़े वर्ग के लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी और सम्मान के साथ। रही बात इसकी, उदाहरण के तौर पे मीरापुर का लोकसभा विधानसभा का रिजल्ट आप ले लीजिए जी। आपने कहा ट्रांसफर नहीं होता है। प्रत्याशी जाहिद हसन थे, वहाँ की जनता की डिमांड पे थे कि लोकल नेतृत्व होना चाहिए, बाहर के लोग आते लड़के जीत जाते हैं, और लगभग 23,000 वोट मिला है। मुस्लिम वोट जो है, ओवरऑल परसेंटेज 57% वोट पड़ा है, और मुस्लिम गांव के हिसाब से जब हम देखते हैं, सर्वे करते हैं, तो 45 से 50% के बीच में वोट पड़ा है। 1.25 लाख के करीब मुस्लिम वोट है, लगभग 75,000 करीब वोट पड़ा होगा। 75 से भी कम ही पड़ा, क्योंकि बहुत गुंडागर्दी हुई है। और मैं तो अक्सर समझता हूँ कि संभल उसी को छिपाने का एक जरिया है, रास्ता बनाया। लगभग 55,000 करीब समाजवादी पार्टी को वोट मिले, और लगभग 18,000 के करीब AIM की पार्टी को वोट पड़े। कितना हो गया? लगभग 73,000 के करीब। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि ट्रांसफर ना होने वाला जवाब है मेरा ये,
कि फिर जाहिद हसन साहब को वोट किसका मिला। होता है ट्रांसफर? नहीं, सिर्फ ट्रांसफर नहीं होता है, दलित समाज इसके साथ खड़ा होता है, पूरे भरोसे के साथ खड़ा हो, जिसका हाथ पकड़ता है पूरे भरोसे। उन्होंने मेरी एक आवाज पे वोट दिया जाहिद हसन साहब को। जाहिद हसन साहब अपने लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर पाए। अगर जाहिद हसन साहब को के वोट इधर होते तो बीजेपी में और हम में कड़ी टक्कर होती। ये जानते हुए भी नहीं कर पाए विश्वास कि जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उनके पास प्लस वोट कोई है ही नहीं, तो इनको पूरा वोट दे दोगे तो भी नहीं जीतेंगे। तो अगर वो हम पे भरोसा करेंगे तो वो निराश नहीं होंगे। उनके कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। बड़े दुश्मन के तौर पे जो उनको नुकसान पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घर बैठेंगे और उनकी सियासी ताकत भी बनेगी। और जब उनके पास सियासी ताकत होगी तभी तो नए अवसर खुलेंगे। और ये सभी समाजों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी, अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी, मुस्लिम समाज के लोग और दलित समाज के। जब तक दलित समाज सियासी ताकत नहीं होगी तो उनके बच्चों को जो हम करना चाहते हैं पॉलिसी बना के, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, रोजगार, जुल्म जाति के जो मिल हो रही है उसकी खात्मा, नए अवसर, उद्योग धंधे कैसे पहुंचेंगे उन तक जब उनके लोग पॉलिटिकल पावर में नहीं होंगे। तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों को बात समझ आएगी कि किस गठजोड़ के साथ जीता जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। आने वाला कम समय आजाद समाज पार्टी का है उत्तर प्रदेश में। ये बात हम 2026 के आधे 26 में, यानी कि मार्च के लगभग, हर आदमी के मुंह से कहलवा देंगे। जो भी पॉलिटिकल थोड़ी बहुत भी सोच रखता होगा वो ये बात 2026 में जैसे मार्च का महीना आधा होगा वो खुद से कहने लग जाएगा कि इस बार आजाद समाज पार्टी के साथ ही मेन मुकाबला होगा। आप देख लेना। ऐसे क्या कदम उठाने वाले हैं? वो आपको बता दे तो फिर बीजेपी के लोग अभी से पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक बात और होती है। उठाने तो हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, बताने नहीं। हाँ उठाने हैं, बताने नहीं। नहीं ठीक है, ठीक है, हर चीज़ बताई भी नहीं जाती और हर चीज कैमरे पे नहीं बताई नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी और मायावती, लोग कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट है आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद। बहन जी हमारे लिए सर्वमान्य नेता, कल भी थी आज भी है। बहुजन समाज पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि मैं गांव से दिल्ली आना चाहता था जी, और जिस साधन से आ रहा था, मेरठ में आके वो साधन इस हालत में चला गया कि उससे आगे का सफर नहीं हो सकता है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, क्या तो मैं सफर पूरा ना करूं या मैं मंजिल छोड़ के उसी सफर पे रुक जाऊं जहां मैं हूं, जिसको मैंने आपको कहा सफर ना पूरा करूं। और दूसरा, मैं उस सफर को पूरा करने के लिए अगर कुदरत ने मुझे दिमाग दिया तो मैं कोई दूसरा रास्ता खोजूं। तो जिन वर्गों की मैं बात कर रहा हूं उनके हालात बहुत खराब है, उनके दिल्ली आने के रास्ता भी दूर है, दिल्ली की मंजिल दूर है और उनको सफर करना है। तो उनके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं, विचार इंपॉर्टेंट है। जिस विचार की शक्ति से वो जानवरों के जीवन से इंसानों का जीवन प्राप्त कर पाए, तो वो उनको पता है किसके साथ खड़े होकर, किस व्हीकल का सहारा लेके वो अपना सफर पूरा कर सकते हैं, कैसे मंजिल तक पहुंचना है, किसके जरिए वो मंजिल तक, इंपॉर्टेंट नहीं है, विचारधारा बहुत, किसके जरिए वो मंजिल पे पहुंच सकते हैं। आज अगर 10 साल ये हालात रहे तो किसी दलित पिछड़े के बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो 400 रुपए की मजदूरी से वो कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा। तो हाथ पे जिसको 80 करोड़ लोगों में जिनको सस्ता राशन दिया जाता है या फ्री राशन दिया जाता है, वो कौन लोग हैं? जातिगत जनगणना की मांग इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को पता लगे, देश में जानकारी हो, फिल्टराइजेशन हो कि किसने देश के लिए क्या किया और किसको क्या मिला और किसने क्या खोया। 75 साल बाद आकलन तो होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो तभी होगा जब जातिगत जनगणना होगी। तो इसलिए इन वर्गों को भी अब समझ में आ गया कि उनको किसके जरिए सफर पूरा करना है और सफर पूरा करना ही नहीं करना है। जिनको सफर पूरा करना है वो मन बना के तैयार हो गए कि उनको आजाद समाज पार्टी के साथ आगे बढ़ना है, इस जुल्म जाति को रोकने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए और इज्जत सम्मान की जिंदगी और अधिकारों की प्राप्ति के लिए और संविधान की रक्षा के लिए। पिछले दिनों आपने हुकूमत को एक लेटर लिखा, यूपी हुकूमत को, और ये जानने की कोशिश की कि कितने दलित, खासतौर से दलित ही, वो फील्ड पोस्टिंग उनके पास है आईपीएस अफसरों की, और SHOs कितने हैं। लोगों की ये भी शिकायत थी कि भाई मुस्लिम भी आपकी तरफ बड़ी ही यानी उम्मीद से देखते हैं। उनके बारे में जानकारी लेने की आपने सहमति नहीं उठाई? पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की संख्या की जानकारी के लिए भी लेटर लिखा है। जो दलित है और आदिवासी वो एक कैटेगरी में आता है, और जो मुस्लिम है, जिन मुस्लिमानों को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है संवैधानिक अधिकार का, वो बैकवर्ड कैटेगरी में आता है, ना कि शेड्यूल कास्ट में। तो बैकवर्ड कम्युनिटी में आने वाले दलित मुस्लिम समाज के लोग और पिछड़े वर्ग जो अपने आप को हिंदू पिछड़े वर्ग के उसमें जोड़ते हैं,
सूची में संकलित हैं, उनको क्या हिस्सेदारी मिल रही है, उनकी क्या संख्या है, इसका लिए भी मैंने एक लेटर लिखा है। और मैं जो कुछ कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ, रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं नहीं लिखता तो कह देता। अच्छा ये बताइए, आजम खान से भी मिलने गए आप, तो लोग जो है वही मतलब 2027 जहन में है, चूंकि मुल्क का सबसे बड़ा सियासी सूबा उत्तर प्रदेश है और वहीं पर जो है आप, चूंकि बेस वहां से आपका है, फिर बाकी जगह भी जाना है, तो वो जानना चाह रहे हैं, समीकरण जानना चाह रहे हैं कि मतलब क्या कुछ चल रहा है, क्या रहा है। एक लीडर के लिए उसके कमिटमेंट की वैल्यू होती है जी। और मैं तो जहां तक मैं मानता हूँ, मुझसे बहुत दिन पहले हमारे एक धार्मिक गुरु ने मुझसे कहा कि ये तुम रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो, व्हाइट कलर के कपड़े पहना करो जो तुम सब में दिखाई दो कि अलग, और तुम्हारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। उस दिन मेरे पास लगभग 20 शर्टें होंगी अन्य अन्य कलर की। वो दिन है, शायद मैंने उसके बाद कभी एक आधी बार किसी घर के कार्यक्रम में कोई अन्य रंग का कपड़ा पहना, उसके बाद हमेशा व्हाइट कपड़ा पहना। हमारे परिवार में राजनीतिक बहुत लोग नहीं थे। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और माँ हाउस वाइफ थी, और अपनी माँ को बीडीसी का चुनाव भी पहला हमने ही लड़वाया जिद करके। हमारे घर में और कोई किसी पद पे नहीं रहा, गांव के सरपंच के पद पे भी नहीं रहा। इस नाते मैंने जीवन में सीखा कि एक लीडर के लिए उसका कमिटमेंट ही सब कुछ होता है, और जिसका हाथ मैंने पकड़ा कभी छोड़ा नहीं। वो छुड़ा के चला जाएगा, अच्छा जी हम चलते हैं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आजम साहब और अब्दुल्ला, जब मुझे गोली लगी, देश के बड़े बड़े नेता जो हिम्मत नहीं जुटा पाए मेरे घर आने की, वो आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भरोसा दिलाया कि इस परेशानी घड़ी में हम आपके साथ हैं। अब जब वो परेशान है तो मैं उनका हाथ कैसे छोड़ूं? मेरा किरदार इस बात की गवाही मुझे इजाजत नहीं देता। यस। और मेरे पास कोई सूचना आएगी कि उनके साथ कोई परेशानी है, तो फिर मैं अगर ना जाऊं तो फिर मैं काहे का अपना हुआ। मेरे पास सूचना आई और मैंने कहा कि सारे काम बाद में है, अब मैं जाके देखो 20 तारीख को वोट पड़ गए थे उत्तर प्रदेश में, मैं गया 21 तारीख में आजम साहब के पास। अगर मुझे वोट के नफा नुकसान की, कोई फायदे की चिंता होती तो मैं 19 में जाता, मैं 21 में क्यों गया? इसलिए गया कि मेरे जो कमिटमेंट है वो मेरी ताकत है, उनको नहीं मैं छोड़ सकता। जैसे बुद्ध ने कहा है पंचशील, वो चरित्र निर्माण करते हैं, तो कहते हैं कि बिकना नहीं है। तो जब बिकना नहीं है तो फिर कीमत चाहे कुछ भी हो, और अगर आप में चरित्र नहीं है तो इस कीमत की जगह थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो बिक जाओगे। तो जब बिकना नहीं तो नहीं बिकना, किसी भी कीमत पर नहीं बिकना। क्या बातें हुई थी आजम साहब से? कुछ मतलब परेशानी का इजहार उन्होंने किया, और क्या अपनी खुद की पार्टी से भी कुछ शिकायत? ये भी मेरा किरदार मुझे गवाही नहीं देता। कुछ बातें जो बता सकते हैं? नहीं, जख्मों को दिखाने से उनको हवा लग जाती है, वो गहरे हो जाते। मरहम रखा आपने अपनी बातों से, यकीन दिलाया, मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मेरे खून का कतरा भी अगर आखिरी आपको चाहिएगा, मुझे जरूरत होगी और आपको जरूरत होगी तो मैं आपको दूंगा, अपने हिस्से में रखूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। स्वास्थ्य कैसा है उनका, अगर लोग जानना चाहेंगे कम से कम? तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनकी आंख में दिक्कत है और इलाज की व्यवस्था सरकार नहीं करा पा रही है। मुझे इस बात का दुख है, मैंने उस दिन कहा भी था। मैं बस यही फिक्र कर सकता हूँ कि वो कुदरत उनको सही सलामत उनके परिवार में वापस लौटा दे। ये जो हालात, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था, ये हालात क्यों बने, मुसलमानों से क्या खता हो गई, ये जो भी हालात हैं, आपको लगता है ये दौर जो है ये कब तक चलेगा? ये मुसलमान कहते हैं कि भाई हमारा जो है ये इम्तिहान का दौर है, ये बने नहीं। हाँ वही मैं जानना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं मतलब मुसलमान नहीं, हमारे इम्तिहान का दौर है, फिर वो कहते हैं कि ये तो मुश्किलों का दौर है, कोई बात नहीं, गुजर जाएंगे। अगर अच्छे वक्त बिल्कुल सही कहते हैं, है ना? तो कुछ लगता है, कुछ टाइम लिमिट आपको लगती है कि इतने वक्त के बाद ये हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे? हो जाएंगे। दो चीजें इसमें, पहली बात ये हालात बने नहीं, ये हालात बनाए गए हैं। इसके लिए बहुत लंबे समय से माहौल तैयार किया गया है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है, सियासी पार्टी एक, और उसके आसपास की पार्टी, जब तक वो ये हालात नहीं बनाएंगी तब तक वो सत्ता में नहीं रह सकती। एक एनिमी नहीं बनाएगी और उस एनिमी के अगेंस्ट में कुछ लोगों को मोबिलाइज नहीं करेगी तो वो पावर में नहीं रह सकती। जैसे अभी आरएसएस के सबसे बड़े नेता ने कहा कि बच्चे पैदा करने चाहिए, तो मेरा सवाल ये है उनसे कि जब कहते हैं आप कि सब हिंदू और हिंदू की आबादी भारत में 100 करोड़ से पार है, भाई मुसलमानों के बाद आप सबको हिंदू कहते हैं, और क्या आप कहते भी हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम दलित हैं, पिछड़े हैं, आप कहते हैं नहीं सब हिंदू हैं। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी संख्या होते भी आपको ज्यादा संख्या बढ़ाने की लगी है? तो इसका मतलब आप दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते। अगर मानते तो फिर अलग से बच्चे पैदा करने की बात नहीं करते। भाई भारत की टोटल पॉपुलेशन क्या आपको ज्यादा आइडिया होगा? एक 45 बताते हैं, 145 करोड़। एक 40 लगा लेते जी। मुसलमान कितने हैं उसमें? एक 40 के हिसाब से जो अगर 80% हिंदू माने तो तकरीबन 112 करोड़ बैठते हैं।
मुसलमान तकरीबन 14% के हिसाब से 19.5 करोड़ बैठते हैं। अब आप आइडिया लगा लो, 1,112,00,000 और 19 करोड़, और जब मान लो ऑल 20 मान लो, हाँ, और अगर एक 10 ही मान लो, सही, तो ये कम से कम 5 गुने तो है। उसके बाद अगर आप बच्चे पैदा करने की बात करें तो ये एक कड़वा सच है जिसको हम कहते हैं कि आरएसएस के लोग दलित पिछड़ों आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते, वो हिंदू अप्रकाश के हिंदुओं को ही मानते हैं। इसलिए वो प्रार्थना भी अप्रकाश के हिंदुओं से कर रहे हैं, क्योंकि दलित पिछड़ों के तो बच्चे खूब हैं, वो उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप लोग भी ज्यादा बच्चे पैदा करो। ये एक ऐसा सच है जो दलित पिछड़ों आदिवासियों जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर होगा। अब रही बात इस दौर से, तो इस देश ने बहुत बुरे बुरे दौर देखे, और कोई दौर ऐसा नहीं, बीमार होता आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त होती है। एक बीमारी होती है जिसकी लिमिट होती है कि ये इतना ही नुकसान पहुंचा, एक बीमारी होती है जिसकी लिमिट बहुत, कोई लिमिट नहीं होती, जो आपकी जान पे भी मुसीबत पैदा कर सकती है। ये जो बीमारी इस समय देश को लगी है, लाइलाज, इसके लिए लोगों को प्रबंध करने पड़ेंगे। जैसे कोई अगर हाथ टूट गया है तो आप इस भरोसे नहीं छोड़ सकते कि भाई अपने आप जुड़ जाएगा, तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाके सही उसमें एक्सरे करवा के उसको जुड़वा के और फिर प्लास्टर करवाना पड़ेगा, कच्चा फिर पक्का, तो एक समय पे आके जुड़ेगा। तो मैं ये कह दूं कि भाई जैसे लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि सब खुदा के भरोसे छोड़ दे, अपने आप हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला। नहीं, उसने एहतियात बताई है, सही है, रास्ते बताए हैं, और उन्होंने जो है आपको समझ दी है, बुद्धि दी है, और फिर बड़े आलिम लोग दिए हैं, बड़े सामाजिक लोग दिए हैं कि उनकी बात को आप सुन के समझ कर पिछली चीजों को भी समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी के लिए, हर धर्म के लिए। तो आपको रास्ते तो हैं, किरदार भी हैं, बस आपको पहचान कर उनके साथ खड़ा होना है, दौर खत्म ठीक हो जाए। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अक्सर बुरा वक्त आता है चला जाता है, और पहले भी ऐसे हालात अपने आप नहीं जाता, अपने आप नहीं जाता, और पहले भी ऐसा कहते हैं कि पहले भी ऐसे हालात हुए हैं, लेकिन पहले ऐसे हालात जो इस वक्त दिख रहे हैं, देखिए इस कदर नफरत एक कम्युनिटी से कि कुछ लोग ही आते थे, अब तो खवातीन मतलब महिलाएं भी सामने आ गई हैं, मतलब एक बिल्कुल रोड पर आकर के आपकी मुखालफत में। ये वो दौर है जो बड़ा खतरनाक है, और हमें इसका सामना हिम्मत से करना पड़ेगा। जब हम हिम्मत से सामना करेंगे और उस तरह के वो बनाएंगे, जैसे नगीना ने एक सबक दिया है उत्तर प्रदेश को जी, कि अगर इस समीकरण पे आप लोग काम करो, किसान, दलित, मुसलमान, पिछड़े जुड़ जाओ, तो भाजपा आपसे कई लाख वोट पीछे रहेगी। और ये पूरे पश्चिम के और पूर्वांचल के पूरे समीकरण यही है। बस लोगों को समझना है कि कुदरत ने उनको इशारा दे दिया, जैसे आपने कहा रास्ते दिखाता ऊपर वाले ने रास्ता आपको दिखा दिया कि इस अलायंस को आप बना लो और समझदार दिखा के मिलकर आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी सत्ता साफ हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जुल्म जो कर रही है वो सत्ता के दम पे तो कर रही है। सत्ता जब उन पर रही तो कैसे जुल्म करते हैं। मगर मैंने हिमाचल का बोला आपको, हिमाचल में तो बीजेपी की, तो हिमाचल से उनको भी हटा देंगे जिनका दिमाग खराब हो गया। जिसका दिमाग खराब होगा जनता सबको हटा देगी। आपने तो पहले कह दिया कि वो उसी पीच पर जाकर के खेलने। एक सवाल सर और आता है, और वो ये है कि भाई जब भी मुसीबत में आता है अकलियती तबका, तो जो सेकुलर हिंदू हैं और जो वोट करते हैं सेकुलर पार्टियों को, वो उस वक्त क्यों मतलब फिर सड़कों पर नहीं आते बड़ी तादाद में? जिस तरीके से बड़ी तादाद में एक भीड़ जाती है, नफरत के नारे लगाते हुए आगे बढ़ती है, तो उसके जवाब में सेकुलर लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते? जिम्मेदारी सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं उनके जो वोटर्स हैं उनको लाने के लिए। मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ जी। उनकी सियासत लंबे समय से ऐसी रही है, डर नहीं दिखाएंगे तो उनको भी वोट नहीं मिलते, उनको अपना काम करने दे। अब जब लोगों पे चंद्रशेखर आजाद है, उनको काहे की जरूरत है किसी और की? काहे किसी का इंतजार करना कोई आएगा? ठीक, जब समय आएगा तो चंद्रशेखर तो आएगा ही। यहाँ एक नारा लगता है जी राजस्थान में, हारे का सहारा, खाटू श्याम जी। तो यहाँ तो सबके लिए उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद है। किसी कमजोर को अकेला समझने की जरूरत नहीं। बीमार में आजाद समाज पार्टी है, विधायक ना हो, सांसदों की संख्या बहुत ना हो, डबल डिजिट में ना हो, विधायक एक भी ना हो, लेकिन फोर्स बहुत मजबूत है। अपने हकों के लिए, कमजोर वर्गों के हकों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा सकती है। जेल मुकदमों से नहीं डरते हमारे लोग। अब देखो हम ही थे ना, सारी पार्टियां तो यहाँ उत्तर प्रदेश में। 3 तारीख को मेरे जन्मदिन पे मैंने उनसे कहा कि सबकी इच्छा थी कि भाई हम बड़ा कार्यक्रम करें, आपका जन्म सेलिब्रेट करें। हमने कहा जन्मदिन का तोहफा अगर देना चाहते हो तो मजबूत आंदोलन करो पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जिला मुख्यालय पर। और किया हम लोगों ने संभल के विषय को लेकर। और किसी सेकुलर पार्टी में हिम्मत हो तो करवा दो, हम भी देख लेंगे।
तो ये बताइए साहब, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के भी तशवीश है, मतलब थोड़ा लोग कश्मकश में कि होगा क्या। आप पार्लियामेंट में हैं और जेपीसी का पूरा मामला है, उसको वक्त भी उसका बढ़ा दिया गया, क्या लगता है, क्या कहेंगे, कुछ जानकारी? सब सरकार के हाथ में है। सरकार चाहती जेपीसी में जाए तो जेपीसी में चला गया, और बाकी जो सरकार जब तक चाहेगी जेपीसी में रहेगा सरकार टाइम किसने बढ़ाया? हाँ ठीक है, हुकूमत में, हुकूमत जो चाहेगी इतनी मेजोरिटी में है वो करेगी। लेकिन कुछ दलों का रोल वहां बड़ा खतरनाक था जेपीसी में, जेपीसी से पहले भी जी, जब ये बिल पार्लियामेंट में आया था, उनको भी इनके बारे में भी जनता को सोचना चाहिए। रही बात, जब ये संभल और सर्वे पे जिस तरह के ऑर्डर बीजेपी शासित सरकारों में आ रहे हैं, उसके बाद वक्फ पे चिंता बढ़ जाती है कि जब यहाँ जो कानून है वर्शिप एक्ट 1991, उसको नजरअंदाज देके निचली अदालतें फैसला दे सकती हैं, और हालात की परवाह ना करे हुए डीएम कमिश्नर और एसएसपी जाके जो है एक ही दिन में एक्स पार्टी ऑर्डर पे कमेटी बना के जांच करा सकते हैं, तो फिर वक्फ के तौर पे इंसाफ कैसे होगा, इस बात की चिंता भी सब लोगों में है कि जब ये पूरे ऑर्डर सर्वे कमिश्नर से हटके डीएम को चले जाएंगे तो डीएम तो फिर क्या होगा। बिल्कुल सही। अब ये चिंता और पुख्ता हो जाती है संभल के, अजमेर शरीफ के और कई ऐसे मामलों के बाद। इस पे मेरा कहना है कि लड़ेंगे हम लोग, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। लड़ाई है, लंबी है और बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो कोई काम नहीं, रोटी भी खाने के लिए जोर तो लगाना पड़ता ही है। अगर किसान खेत में मेहनत ना करे तो अनाज कहाँ से आएगा। कोई भी काम आसान नहीं है। लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 8 घंटे मेहनत करते हैं, गालियाँ खाते हैं, परेशानी उठाते हैं। अपने लोगों को इज्जत की ज़िंदगी दिलानी है तो लड़ना तो पड़ेगा। फिर काहे की परवाह करना। जिसे जान प्यारी हो वो मैदान में ना उतरे, घर में बैठ कर आराम करें। बाकी हम लोग हैं लड़ने के लिए। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके लिए भी मंगल कामनाएं। थैंक यू।